हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारा रीजनिंग क्लास का टॉपिक है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। फ्रेंड्स, मैंने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला टॉपिक करवा दिया है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अलग चैप्टर होता है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट अलग चैप्टर होता है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस ये अलग चैप्टर होते हैं दोस्तों, है ना। ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशंस, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट अजम्पशंस, ये तीन टॉपिक होते हैं। मैंने पिछले वाले अपने वीडियो में समझाया है कि अलग अलग होते हैं, ये तीन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाला स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टॉपिक हमारा कवर हो चुका है दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, अर्थात कथन और तर्क। आपको एक या दो कथन दिए जाएंगे, नीचे दो तर्क होंगे। कंक्लूजन में क्या होता था फ्रेंड्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में अपन ये देखते थे कि जो पहले और दूसरा कथन दिया जाता था या एक कथन दिया जाता था, उसमें से क्या वो दो ऑप्शन निकल रहे होते, कंक्लूजन निकालना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको तर्क बताना है कि क्या ऐसा हो सकता है, आपके सामने दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आपको पॉसिबिलिटी जो हो सकती है रियलिटी में उसके हिसाब से बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी आंसर कर दिया और हो गया, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। उससे पहले दोस्तों, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूट्यूब पर जाकर शिप्रा तिरे डालें या फिर स्टडी विद शिप्रा तिरे डालें, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे ऊपर आपको ये लोगो दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, आपको इस पर क्लिक करना है तो आप इस पेज पर चले पहुँच जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। और जिसने भी अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, ज़रूर देख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक से सारी चीज़ें करवाई हैं, मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बिना समय गंवाए फटाफट हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए, तो अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने वो क्या आएगा, ये आएगा कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन तथा कुछ तर्क दिए गए हैं। अर्थात क्या, एक स्टेटमेंट होगा और बाकी के क्या होंगे, एजम्पशंस होंगे, ठीक है। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क प्रबल है, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, आर्ग्यूमेंट करना है यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। तर्क मतलब होता है आर्ग्यूमेंट और कथन का मतलब होता है स्टेटमेंट। अब आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो कि आप लोगों ने एग्जाम में देखा ही होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन रहता है। ये रहा आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन दोस्तों। क्या हमारे देश में सैन्य सेवा अनिवार्य कर देनी चाहिए? अब आर्ग्यूमेंट है नहीं, यह अहिंसा की नीति के खिलाफ है। दूसरा, हाँ, प्रत्येक नागरिक को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। चलिए बताइए, अब आपके सामने 20 सेकंड का समय है, आप होते तो क्या आंसर टिक करते। ये आपके सामने कथन है, इसके हिसाब से आपको निष्कर्ष बताना है। दो निष्कर्ष दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि तर्क दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्या ये सही है या नहीं, ठीक है। चलिए बताइए क्या आंसर हो सकता है। 20 सेकंड का समय है, फिर मैं बताऊँगा आपको। जल्दी कीजिए, सही आंसर थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा, फटाफट कीजिए। चलिए दोस्तों देख लें, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने आया क्या हमारे देश में सैन्य सेवा अनिवार्य कर देनी चाहिए। तो देखें फ्रेंड्स, सबसे पहला तर्क ये था नहीं, यह अहिंसा की नीति के खिलाफ है। तो ऐसा तो कुछ नहीं दोस्तों, हमारे यहाँ तो संविधान चलता है, अहिंसा की नीति नहीं, हमारे यहाँ संविधान चलता है, संविधान के हिसाब से रूल होते हैं। तो ये वाला तो हो गया आपका गलत, ठीक है। दूसरा है हाँ, प्रत्येक नागरिक को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, ये तर्क बिल्कुल सही है कि हाँ, प्रत्येक देश को जो नागरिक है उससे अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, ये नॉर्मल सी बात है। रक्षा ज़रूरी नहीं कि आप बॉर्डर पर रहकर ही करें, ठीक है। आप देश के अंदर होने वाली गलत घटनाओं को रोक कर भी देश की सेवा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, सिर्फ सेकंड वाला सही है, तो आप क्या आंसर टिक करोगे, बी। केवल तर्क दो प्रबल है, अर्थात ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज ट्रू,
ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। फिर 20 सेकंड का समय है, बताइएगा क्या आंसर होगा। क्या मुंबई में नए बड़े उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए? तर्क है हाँ, यह रोजगार के संभावनाओं को बढ़ाएगा। दूसरा है नहीं, यह शहर के प्रदूषण को बढ़ा देगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप बताइए कि क्या आंसर होगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका, फटाफट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। आपसे पूछा गया था क्या मुंबई में नए बड़े उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए। तो इसमें पहला तर्क था हाँ, यह रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। तो हाँ, ये तो बिल्कुल सही है यार कि यार संभावना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही रोजगार कम हो रहा है। ठीक है। दूसरा है नहीं, यह शहर के प्रदूषण को बढ़ा देगा। अब ये भी सही है कि अगर कोई सा उद्योग डालेंगे तो प्रदूषण तो होगा। तो अब क्या करें? अब हाँ भी और नहीं भी, दोनों ही तर्क सही हैं। अब हाँ होता है या तो ना होता है, तो बीच में अपन क्या लगा रहे हैं? या। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन में सी, या तो तर्क 1 या तो तर्क 2 प्रबल है। या तो बिजनेस जो है, जो उद्योग है वो डलेगा, या तो नहीं डलेगा। और दोनों ही तर्क सत्य हैं कि भैया अगर उद्योग डलता है तो रोजगार मिलेगा, और अगर उद्योग नहीं डलता है या डल गया तो क्या होगा फ्रेंड्स? प्रदूषण फैलेगा अगर डल गया बिजनेस। तो दोनों चीज़ हो सकती, दोनों पॉसिबिलिटी है, पर हाँ और ना में, इसलिए या ऑप्शन आएगा, या तो तर्क 1 या तो तर्क 2 प्रबल है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, क्या किसी बड़े शहर में यातायात संचालित करने के लिए सिर्फ एक कंपनी को ही अनुमति प्रदान की जाए? तर्क है हाँ, यह भिन्न भिन्न कंपनियों के बीच नाजायज प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देगी। दूसरा है नहीं, यात्रियों को यातायात व्यवस्था में चुनाव का विस्तृत विकल्प देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बताइए क्या आंसर होगा। 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, क्या किसी बड़े शहर में यातायात संचालित करने के लिए सिर्फ एक कंपनी को ही अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखते हैं, हाँ यह भिन्न भिन्न कंपनियों के बीच नाजायज प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देगी? नहीं करेगी। कारण यह है कि अगर प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई तो सबसे पहली बात, अलग अलग कंपनियां रहेंगी तो रोजगार रहेगा। सबसे मेन तो हमको ये सोचना है। ठीक है, अगर हम किसी एक ही कंपनी पे टिके रहे और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हुई या कुछ हुआ, वो एकदम से बंद हुआ, तो यातायात पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। तो किसी एक कंपनी पर नहीं रह सकते। जैसे कि हम इसकी बात ही कर लें फ्रेंड्स, अपनी सिम की, इंटरनेट की बात कर लें, इंटरनेट नेटवर्क्स की बात कर लें, जितने भी हैं अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, जियो, आइडिया, BSNL, बहुत सारी हैं। तो अलग अलग विकल्प है लोगों के पास में कि हाँ हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम वो करेंगे। अगर हम किसी एक कंपनी को दे दें तो वो अपने मन के हिसाब से उसका किराया रखेगी यातायात का, तो वो चाहे लोगों को पसंद हो या ना हो, उनको मजबूरी में करना पड़ेगा। जैसे कि बस, ट्रेन, सब कुछ एक जैसा रहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। हम किसी एक कंपनी को देंगे तो वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम करेगी, लेकिन अगर कंपटीशन होगा तो सब मिलजुल कर एक इकट्ठा चलेंगे फ्रेंड्स। नहीं तो प्रतिस्पर्धा अगर खत्म हो जाएगी तो वो कंपनी वाला जो सामने वाला है वो अपने हिसाब से सब कुछ तय करेगा। ठीक है, तो ये तो पहला वाला तो गलत हो गया कि हाँ यह भिन्न
भिन्न कंपनियों के बीच नाजायज़ प्रतिस्पर्धा को ख़त्म कर देगा। तो भैया स्पर्धा ख़त्म हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि इसने जितने में रेट रखा उतने में ही यातायात करना पड़ेगा। दूसरा, नहीं, यह यात्रियों को यातायात व्यवस्था में चुनाव का विस्तृत विकल्प देना चाहिए। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर दोस्तों, यातायात में हमें किस से जाना है, हमें कौन सा लग रहा है कि हमें इससे यातायात करनी चाहिए, हमें सस्ता पड़ रहा है। जैसे बोलते हैं ना फ्रेंड्स कभी कभी कि ट्रेन के बजाय हमें बस अच्छी से सस्ती पड़ रही है। अगर यातायात संचालित हम किसी एक कंपनी को दे दें हर चीज़ का, बड़े शहर का यहाँ पे बात की जा रही है, तो फ्रेंड्स बहुत दिक्कतें जाएंगी लोगों को, है ना। तो इसके हिसाब से सिर्फ केवल दूसरा प्रबल है, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल तर्क 2 प्रबल है। ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, क्या सिर्फ कुछ ही राज्यों में विदेशी निवेश का संकेंद्रण होना चाहिए? तो तर्क है नहीं, यह देश में संपूर्ण विकास की नीति के प्रतिकूल है। दूसरा, हाँ, बड़ी संख्याओं में राज्यों के पास विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। अब आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। आपके सामने शुरू हो चुका है टाइम दोस्तों, फटाफट कीजिए, 20 सेकंड का समय टाइम है आपके पास, बताइए क्या आंसर होगा। फ्रेंड, सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए यही है कि प्रैक्टिस के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। जिनको आते हैं ना उन लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत एक से एक क्वेश्चन है, वो करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और जो नए बच्चे देख रहे हैं उन्हें और अच्छा लगेगा। चलिए तो फिर फटाफट आंसर बता दीजिए। चलिए दोस्तों देख लें, चलिए देख लेते हैं क्या आंसर होगा। आप लोगों ने अभी तक तो आ ही गया होगा आपका आंसर। क्या सिर्फ कुछ ही राज्य में विदेश निवेश का संकेंद्रण होना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले तो एक बात, कुछ ही राज्यों में, तो ये तो सबसे पहले गलत है। हम भारत के निवासी हैं, ठीक है। हर राज्य को सभी प्रकार से समान जो मिलना चाहिए, जैसे कि हक, ठीक है, निवेश करने के लिए फंड, ये सब सभी राज्यों के लिए इक्वल होता है। ये नहीं कर सकते हम कि भैया राजस्थान में हम लोग सिर्फ फॉरेन टूरिज्म करेंगे बाकी किसी राज्य में नहीं करेंगे, गलत है। ठीक है, सब जगह करना पड़ेगा टूरिज्म का प्रचार प्रसार, हर राज्य का होता है, हर राज्य में अपनी एक खूबी है। भारत में सबसे अच्छी बात यही है दोस्तों, हम सब में और पूरे भारत में हर राज्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता ही है ना। तो कुछ ही राज्य की बात करें कि उसमें विदेशी निवेश का संकेंद्रण होना चाहिए, तो ये तो गलत है पूरी तरीके से। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, अब इसमें तर्क देखते हैं पहले तो। नहीं, यह देश के संपूर्ण विकास की नीति के प्रतिकूल है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये देश की विकास की नीति के प्रतिकूल है। हर राज्य को अपना हक लेने का पूरा अधिकार है दोस्तों, ठीक है। हर राज्य में समान प्रकार से निवेश किया जाता है, क्षेत्र के हिसाब से, राज्य की क्षेत्र के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। विदेशी निवेश हो चाहे किसी भी प्रकार का निवेश हो दोस्तों, सबको समान रखकर माना जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव किया जाता हो। ठीक है, चलिए अब दूसरा है, हाँ, बड़ी संख्या में राज्यों के पास विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्तों, तो ये वाला तो सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला वाला ही सही है। या नहीं, यह देश के संपूर्ण विकास की नीति के प्रतिकूल है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा केवल तर्क 1 प्रबल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि क्या सभी विदेशी बैंकों को भारत में उनके कारोबार को बंद करने के लिए कह देना चाहिए? यानी कि भारत में जितने भी विदेशी बैंक हैं वो सब बंद हो जाने चाहिए।
ऐसा इनका कहना है, महाशय का कथन दिया हुआ है। तर्क दे रहे हैं कि नहीं, यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। दूसरा, हाँ, यही एकमात्र तरीका है कि भारतीय बैंक संरक्षित रहकर समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। आप बताइए, 20 सेकंड का समय है, 20 सेकंड का समय है, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है। पहले आप तय कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पाँच सेकंड फ्रेंड्स, फटाफट कीजिए, 5 सेकंड्स बचे हैं। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपके सामने क्वेश्चन है कि क्या सभी विदेशी बैंकों को भारत में उनके कारोबार को बंद करने के लिए कह देना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं, यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। तो बिल्कुल गलत है ये दोस्तों, कोई प्रभाव नहीं डालेगा अगर विदेशी बैंक हमारे यहाँ बंद हो जाए तो। ठीक है, जी हाँ, विदेशी बैंक अगर हमारे यहाँ बंद हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है, हाँ, यही एकमात्र तरीका है कि भारतीय बैंक संरक्षित रहकर समृद्धि कर सकते हैं। तो ये भी गलत है। भारतीय वैसे भी 99% अपना पैसा जो है, अपन कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, वो भारतीय बैंकों में ही संरक्षित रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला भी गलत है। इसका मतलब क्या, ना तो एक ना तो दो प्रबल तर्क हैं। ठीक है दोस्तों, नाइदर आर्गुमेंट 1 नॉर 2 फॉलो। अगला सवाल, क्या सरकार को देश में और मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए, यानी देश में ऑलरेडी जितने मेडिकल कॉलेज हैं उससे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए। तो आपके सामने तर्क दिया हुआ, हाँ, वर्तमान में योग्य डॉक्टरों को शीघ्र आवश्यकता है। भारत में डॉक्टरों और नागरिकों के बीच अनुपात निम्नतम है, अर्थात अपन बोलते हैं ना दोस्तों कि डॉक्टरों की कमी है, तो ऐसा इसमें कहा गया है। दूसरा, नहीं, सरकार को वर्तमान मेडिकल कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए और अधिकांश कॉलेजों में बुनियादों सुविधाओं का अभाव है। तो इनका ये कहना है कि भैया कॉलेजों में जो पढ़ाई है उसको बहुत अच्छा कीजिए और जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाइए। अब आप बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से तर्क दिखाना है, इनको बताना है कि आपके हिसाब से इनका तर्क क्या हो सकता है, फिर सही आंसर मैं आपको बताऊंगा। चलिए कीजिए, 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सरकार को देश में और मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, वर्तमान में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वर्तमान में योग्य डॉक्टरों को शीघ्र आवश्यकता है। भारत में डॉक्टरों को और नागरिकों के बीच अनुपात निम्नतम है। तो ये तो फ्रेंड्स गलत है ना। जगह जगह पे प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है कि नहीं, सरकार को वर्तमान मेडिकल कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए क्योंकि अधिकांश कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। तो बिल्कुल सही है कि अगर डॉक्टरों की कमी है तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में उसकी पढ़ाई की जो गुणवत्ता है वो बढ़ानी चाहिए ताकि बच्चा बाहर जाकर ना पढ़े, यहीं इसकी टीचिंग हो, सब कुछ हो, उसमें सुधार करना चाहिए। और कॉलेजेस में जितने इक्विपमेंट्स हैं वो नए उनको प्रोवाइड करने चाहिए। तो इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड, यानी केवल निष्कर्ष 2, यानी केवल आपका आर्ग्यूमेंट 2 फॉलो करता है, केवल तर्क 2 प्रबल है। अगला सवाल दोस्तों,
आपके सामने ये रहा कि क्या भारत के प्रत्येक राज्यों में एक से अधिक उच्च न्यायालय होना चाहिए। तर्क, नहीं, इससे करदाताओं के पैसों का सिर्फ फिजूल खर्च होगा। दूसरा है हाँ, इससे लंबे समय से विचाराधीन मुकदमों की संख्या में कमी आएगी। चलिए दोस्तों 20 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर होगा। 20 सेकंड्स। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, क्या भारत में प्रत्येक राज्य में एक से अधिक उच्च न्यायालय होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें बोल रहा है कि नहीं, इससे करदाताओं के पैसों का सिर्फ फिजूल खर्च होगा। तो ये तो गलत है दोस्तों, कि अगर कोई केसेस लंबे समय से पड़े हैं और पेंडिंग हैं तो वो अगर ख़त्म होते हैं तो दोस्तों ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा वाला सही है कि हाँ, इससे लंबे समय से विचाराधीन मुकदमों की संख्या में कमी आएगी। दोस्तों हम लोग मजाक भले ही करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर जब तक कुछ केसेस ऐसे हैं कि जब तक उसका मुकदमे का बारी आती है तब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है। कई बार हम लोगों ने न्यूज़ में भी देखा है, पेपर में भी पढ़ा है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जितने पेंडिंग केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी निपटने लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये बिल्कुल सही है तर्क, केवल 2 तर्क सही है, केवल तर्क 2 प्रबल है। ठीक है, तो अगला सवाल, क्या सरकार को शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। तो पहला है हाँ, उन्हें कुछ सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, जिससे कि वे या तो रोजगार तलाश कर सकेंगे या स्वरोजगार उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा है नहीं, इससे उन बेरोजगार युवाओं को रोजी रोटी के लिए कुछ करने की इच्छा खत्म हो जाएगी और उनमें आलस्यपना बढ़ जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स आप लोग क्या इसका आंसर देते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या है। आप बताइए इस कथन के हिसाब से क्या तर्क होना चाहिए। 20 सेकंड का समय, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्या सरकार को शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। तो क्या आप लोग शिक्षित हैं, और अगर शिक्षित हैं तो क्या आपको भत्ते की ज़रूरत है ना। ये चीज़ पूछी गई है ना। ये बड़ा ही ऐसा सवाल है कि सभी को इसकी ज़रूरत है रोजगार की, और सभी लगभग है ना इसी दौर से गुजर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। पहला है हाँ, उन्हें कुछ सहायता प्रदान करेंगे जिससे कि वे या तो रोजगार तलाश कर सकें या स्वरोजगार उत्पन्न कर सकें। दोस्तों यहाँ पर रोजगार भत्ता जो बात की जा रही है तो बिल्कुल सही है कि अगर मिलता है रोजगार भत्ता तो उससे वो चीज़ चालू कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो अगर भारत में अभी क्या चल रहा है, रोजगार भत्ता देने के नाम पर आपको बोला जाता है कि आपको काम सिखाया जाएगा और आपको फिर किसी ऑफिस या फिर कहीं पे भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी प्राइवेटली, जैसे भी आप चाहते हो। तो वो ये नाम से रोज कर रहा है, कोई आपको फ्री में पैसे नहीं मिल रहे हैं कि आपको 1000 रुपये बोला जा रहा है कि 1000 रुपये मिल रहे हैं, 5000 रुपये मिल रहे हैं, तो आप लोगों को फोकट में मिलेंगे। ठीक है, 1000 तक जो दे रहा है हाँ हो सकता है 1000 दे सकता है, लेकिन जिस राज्य में 5000 तक का बोला जा रहा है कि एक एक युवाओं को 5000, जैसे कि हम मध्य प्रदेश की बात कर लें फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में बोला जाता है कि 5000 तक आपको क्या मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो कोई घर बैठे बैठे नहीं मिलेगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके मिलता है। ठीक है, ये है बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, युवाओं के लिए। अब वो कब अपना खुद का रोजगार तलाश करेगा, कब वो आगे बढ़ेगा, ये तो भगवान ही जाने।
जाने और अपनी सरकार जाने। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बातें करता नहीं हूँ, सरकार हो चाहे फिर आरक्षण हो चाहे किसी भी टॉपिक में वो ज़्यादा बातें नहीं करता इस चीज़ें। ठीक है, हमको तो सिर्फ आगे बढ़ना है, पढ़ाई करना है और एग्ज़ाम क्रैक करनी है। तो ये हो गया, हाँ उन्हें कुछ सहायता प्रदान करेंगे तो सही बात है कि रोज़गार तलाश कर सकेंगे, वो रोज़गार उत्पन्न होगा। ठीक है, दूसरा है नहीं, इससे उन बेरोजगार युवाओं में रोजी रोटी के लिए कुछ करने की इच्छा खत्म हो जाएगी और उनमें आलस जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी क्या है, सही है दोस्तों। घर बैठे पैसे मिलेंगे तो कौन काम पे जाएगा, है बिजनेस में लगाएंगे ना, है कि नहीं। बेरोजगार भत्ता भर दो फॉर्म और साइड में बिजनेस खोल लो और बस वो पैसा आ रहा महीने का उसको बिजनेस में लगाओ, है ना। यही करते हैं आजकल के भारतीय बच्चे, है ना, दिमाग लगा रहे हैं उल्टे सीधे। फ्रेंड्स कभी ऐसा नहीं करना। ठीक है, जो करेंगे ईमानदारी से करो, आगे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों तर्क 1 और 2 प्रबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला सवाल है, क्या सरकार को भारत की सभी बड़ी नदियों पर बहुत से स्थानों पर बड़े बांध बनाने चाहिए, अर्थात फ्रेंड्स डैम। यानी बोला है भारत के सभी बड़ी नदियों पर बहुत से स्थानों पर बहुत बड़े बड़े बांध बनाने चाहिए। तर्क है नहीं, इससे सारे देश की इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगी। दूसरा, हाँ पूरे देश में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति निश्चित हो जाएगी। अब आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, 20 सेकंड का समय बताइए क्या आंसर होगा। देख लें फ्रेंड्स क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। आपसे बोला गया था कि क्या सरकार को भारत की सभी बड़ी नदियों पर बहुत से स्थानों पर बड़े बांध बनाने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, हमारे ये काम करने से सारे देश में इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, पानी को रोक नहीं सकते आप, पानी छोड़ना पड़ता है आगे की तरफ। जैसे कि गांव है, शहर है, आप जानते हैं सूखा पड़ जाता है पूरी तरीके से, तो आपको पानी तो छोड़ना पड़ता है, पानी रोक के नहीं रख सकते। दूसरा, हाँ पूरे देश में सिंचाई के लिए, है ना, हाँ पूरे देश में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी, ये तो गलत है फ्रेंड्स। पानी रोक के रखोगे एक स्थान पर, आगे बढ़ने ही नहीं दोगे उसको, बड़े बड़े उसमें रोक के रखोगे, तो फ्रेंड्स अगर पानी आगे नहीं बढ़ा तो जो छोटे छोटे गांव हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं, यहाँ पर क्या बड़ी बात की जा रही है, बस बड़ी नदियों को रोकने की बात की जा रही है फ्रेंड्स। बड़ी नदियाँ ही मिलकर जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो उसमें से पानी कहाँ से आता है, जो बड़ी नदियाँ होती हैं वहाँ से। ठीक है, तो अगर ये रोक दिया गया तो पूरे देश में जल आपूर्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, जल को बहने देना पड़ेगा हमें। ठीक है, बीच बीच में रोका जाता है दोस्तों, एकदम ये नहीं किया जाता कि छोड़ दे पूरा या फिर एकदम पूरा रोक के रखें, बीच बीच में आपको जो पानी का जो स्तर है वो छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका केवल तर्क एक ठोस है, यानी कि केवल एक तर्क जो है वो प्रबल करता है, यानी कि फॉलो करता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल, क्या भारतीय शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए, अर्थात फ्रेंड्स फिटनेस, यहाँ पे फिजिकल फिटनेस की बात की जा रही है ना। यहाँ पर पहला तर्क है हाँ यह छात्रों की फिटनेस में मदद करता है। तो ये तो बहुत सही बात है, क्योंकि आजकल के छात्र हम देख रहे हैं कि फिजिकली फिट नहीं रह पा रहे हैं, है ना, सबके पेट बाहर हैं, खूब खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, लेकिन फिटनेस का नाम पर कुछ भी नहीं। दूसरा है नहीं, छात्रों का ध्यान उनके अध्ययन से
जो है हट जाएगा, जो उनका ध्यान है वह अध्ययन से हट जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आपको बताना है कि आप क्या आंसर टिक करोगे। इससे बेहतर आंसर आप लोग को और कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, है ना। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहले आप बताइए, फिर 20 सेकंड का समय है, फिर मैं बताऊंगा आंसर क्या होगा। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए देख लें फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। क्या सभी भारतीय शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए? तो ये बोल रहा है हाँ, यह छात्रों के फिटनेस में मदद करेगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, नहीं, छात्रों का ध्यान पढ़ाई से हटेगा, बिल्कुल नहीं। फिजिकल फिटनेस से तो फ्रेंड्स और ध्यान बढ़ता है, केंद्रित होता है, आपका जितना टेंशन मानसिक है वो सब दूर होता है। तो ये दूसरा वाला तो गलत हो जाएगा, यानी कि सिर्फ क्या केवल एक सबल है या प्रबल है या फिर फॉलो करता है। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल 20 सेकंड का समय। क्या हमारे देश में मांसाहारी भोजन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? पहला है हाँ, यह महंगा है और इसलिए यह हमारे देश में अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर परे है। दूसरा, नहीं, हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी भी प्रकार के भोजन पर प्रतिबंधित नहीं लगाया जाना चाहिए। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। 20 सेकंड का समय, फटाफट बता दीजिए। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, है ना। आपसे कहा गया कि क्या हमारे देश में मांसाहारी भोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर है हाँ, यह महंगा है और इसलिए यह हमारे देश में अधिकांश लोगों के पहुंच से परे है। तो ये तो हंसने वाली बात है दोस्तों, कि जो आप मटन चिकन कुछ भी बोल लें, जो मांसाहारी लोग खाते हैं, तो उसमें फ्रेंड्स किसी के भी परे नहीं है, सब खाते हैं, सबको मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। दूसरा है नहीं, हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी प्रकार के भोजन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा गया है दोस्तों, सभी को छूट होना चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, है ना। राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर होता है ये तो पता है ना दोस्तों। राजतंत्र होता है राजा द्वारा चलाया जाने वाला देश, राजतंत्र, ठीक है। और लोकतंत्र क्या होता है, लोगों द्वारा चलाया जाने वाला देश, अर्थात हम लोकतांत्रिक। ठीक है। अब दोस्तों सेकंड वाला सही है, हमें बिल्कुल आज़ादी है। आपको कोई बोलता है क्या कि मिठाई मत खाओ? आपको कोई बोलता है क्या कि सेव मत खाओ? आपको कोई बोलता है कि दाल चावल मत खाओ, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जो मन में आता है आप लोग खा सकते हो। वैसे ही ज़रूरी नहीं है कि मांसाहारी भोजन पूरी तरीके से प्रतिबंध कर देना चाहिए। हाँ, कभी कभी कोई बीमारी अगर फैलती है, जैसे कि कोई चीज़ फैलती है, तो उस वक्त तक का प्रतिबंध लगाना ज़रूरी होता है, जो कि देश हमेशा करता ही है ना। तो वो चीज़ अलग चीज़ हो गई। ये चीज़ में आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि क्या केवल 2 सबल है, अर्थात क्या जो कंक्लूजन यानी कि जो आपका आर्गुमेंट सेकंड है वही सही। क्या केंद्र और राज्य विधानसभाओं के चुनाव खर्च सरकार को करने चाहिए? पहला है हाँ, यह राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा। दूसरा, नहीं, यह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा।
चलिए देख लेते हैं दोस्तों। आपसे बोला गया था कि क्या केंद्र और राज्य विधानसभाओं के चुनाव खर्च सरकार को करने चाहिए। तो पहला है हाँ, यह राजनीतिक भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देगा। बिल्कुल सही है। जब किसी सरकार के पास ये तय करने के लिए होगा कि हमको विधानसभा को खुद का खर्च उठाना चाहिए, है ना, सरकार को उठाना चाहिए इसका खर्च, तो बिल्कुल सही है, भ्रष्टाचार खत्म होगा। दूसरा, नहीं, यह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, तो किसी भी देश की यहाँ पे बात की ही नहीं गई है, तो यहाँ पे हो गया ख़त्म काम। यानी कि आपका आंसर हो गया केवल एक सबल है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल बताइए क्या आंसर होगा, आपके सामने है। क्या कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 56 वर्ष कर दी जानी चाहिए। पहला है हाँ, यह कई बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। दूसरा है हाँ, यह अच्छा परिणाम प्रदान करेगा क्योंकि एक कर्मचारी की औसत आयु कम हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 30 सेकंड का समय है दोस्तों, 20 सेकंड का 20 सेकंड, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए देख लें फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। क्या कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो घटाकर कितनी कर देनी चाहिए। 56 वर्ष यानी 56। तो क्या यहाँ पर ये सही होगा कि हाँ, यह कई बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करेगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, हाँ, यह अच्छा परिणाम प्रदान करेगा क्योंकि कर्मचारी की औसत आयु कम हो जाएगी। नहीं फ्रेंड्स, ये वाला गलत है। औसत आयु कम नहीं होगी इस वजह से, ठीक है ना। उसकी औसत आयु क्यों कम हो जाएगी दोस्तों, अगर यह परिणाम हम निकालते हैं तो उसकी औसत आयु में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ, उसकी एज में कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात की जा रही है रिटायरमेंट की। एज से रिलेटेड कोई बात नहीं की जा रही कि उसकी औसत आयु ही कम हो जाएगी जीवन की, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सबल है, अर्थात केवल तर्क एक निकलता है। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, अर्थात ओनली आर्गुमेंट 1 फॉलो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल। क्या जंगली जानवरों को पकड़ने पर कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए, है ना। भारत में दोस्तों जंगली जानवरों की बात की जा रही है। क्या जंगली जानवरों को पकड़ने पर कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो बताइए कि क्या हाँ या ना। जो भी आपके सामने कथन या तर्क दिया है, जैसे कि तर्क क्या दिया है, हाँ, ट्रैपर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं। ट्रैपर्स मीन्स फ्रेंड्स, जो लोग गैर कानूनी तरीके से शिकार करके उनके जो पार्ट्स है वो बेचते हैं। दूसरा, नहीं, शिकार और पकड़ने पर प्रतिबंध प्रभावी नहीं है। तो फ्रेंड्स अब आप बताइए इसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा। तर्क बताइए कि आपके हिसाब से क्या तर्क होना चाहिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा इस क्वेश्चन का। चलिए 20 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों देख लें इसमें आंसर क्या होगा। क्या जंगली जानवरों को पकड़ने पर कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जानवरों को पकड़ने पर, जानवरों की बात की जा रही है यहाँ पे, जंगली जानवरों की। ठीक है, तो यहाँ पे तर्क में बोल रहा है हाँ, ट्रैपर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जंगली जानवर को यहाँ पे पकड़ने की बात की जा रही है, ट्रैपर्स की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे कि ट्रैपर्स की बात की जा रही है, तो ये कथन तो तर्क तो गलत हो गया। दूसरा, नहीं, शिकार और पकड़ने पर प्रतिबंध प्रभावी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। प्रतिबंधित है कि आप जो जंगली जो लोग हैं, शिकार और पकड़ने पर प्रतिबंध है, बहुत सारे जानवरों पर है, बहुत सारे जानवरों पर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला तर्क भी गलत हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न तो एक न तो दो सबल है। अगला सवाल दोस्तों, क्या किसी संगठन में तरक्की के लिए ईमानदारी एकमात्र मापदंड होनी चाहिए। तो भैया ईमानदार देख लो फ्रेंड्स, तर्क आपके सामने पहला है हाँ, ईमानदार पुरुषों के बिना कोई भी संगठन कार्य नहीं कर सकता। दूसरा है नहीं, यह पाखंड और पक्षपात की ओर ले जाता है। अब आप बताइए दोस्तों, आप क्या करेंगे, मन की बात नहीं बताना है, असलियत में क्या होता है वो बताना है आपको। ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर होगा।
चलिए देख लेते हैं, क्या किसी संगठन में तरक्की के लिए ईमानदारी एकमात्र मापदंड होना चाहिए? तो देखते हैं, हाँ, ईमानदार पुरुषों। यहाँ कहीं पे भी पुरुषों की बात की गई है क्या कथन में? नहीं की गई है ना, तो आपका ये वाला आंसर तो पहले गलत हो गया। ठीक है, पुरुष महिला की कोई अलग से बात नहीं की गई। नहीं, यह पाखंड और पक्षपात की ओर ले जाता है। ये तो फ्रेंड्स आप लोगों को अपने माँ बाप जो हैं वो सिखाते रहते हैं कि दोस्तों कभी भी बेईमानी मत करो, ईमानदारी से कमाई गई चीज़ जीवन भर काम आएगी, लेकिन बेईमानी और पाखंड करके जो चीज़ कमाई जाती है वो साल भर नहीं टिकती है फ्रेंड्स, है ना। ये आपको एक वक्त तक अच्छा लगता है, फिर उसके बाद सब आपका बुरा ही होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सबल करता है। ठीक है, तो अगला है आपके सामने 16 क्वेश्चन। क्या सरकार को लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र में सभी उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को बेच देना चाहिए? अब फ्रेंड्स, अगर सरकार ने जितने भी सरकार को लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट जितनी भी हैं अगर बेच दी तो वो तो प्राइवेट हो जाएगी। तो देखते हैं आगे। नहीं, सरकार को इन उपक्रमों का नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं। दूसरा, हाँ, इससे सरकार को विशाल बजटीय घाटे को कम करने और अपने संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आप बताइए, 20 सेकंड का समय है, क्या आंसर देते हैं आप? चलिए दोस्तों देख लेते हैं आंसर क्या होगा। क्या सरकार को लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को बेच देना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसमें बोला नहीं, सरकार को इन उपक्रमों का नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये लाभ कमाने वाली संस्था है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उससे टैक्स आएगा, कमा रहे हैं वो, तो सरकार के पास अगर पैसा आएगा तो देश का विकास होगा, है ना। दूसरा है, हाँ, इससे सरकार को विशाल बजटीय घाटे को कम करने और अपने संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो बिल्कुल सही है भैया, अगर दूसरी जगह से घाटा हो रहा है तो वो इधर से रिकवर कर सकती है ना सरकार, इसलिए उसको अपने जो बजट है या जो हिस्सा है वो नहीं बेचना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अब आंसर इसमें दोस्तों ध्यान से देखना कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? या तो कथन 1 या तो कथन 2 सत्य है। ठीक है, या तो कथन तर्क 1 या तो तर्क 2 ठोस है। ठीक है, या तो नहीं या तो हाँ। ठीक है, अगला सवाल है, क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए? तर्क है हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। दूसरा, नहीं, यह विशेषकर संभव नहीं है। तो अब आप बताइए आपका आंसर क्या होगा? 20 सेकंड का समय है, फटाफट बताइए दोस्तों। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए? पहला था हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले हुए छात्र की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। तो बिल्कुल सही है। दूसरा, नहीं, यह विशेषकर संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल तर्क 1 ठोस है। ठीक है, अगला सवाल, क्या सरकार को देश भर की सभी प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनियों का अधिग्रहण कर लेना चाहिए? तो पहला है हाँ, जैसे सरकार रेल चलाती है वैसे ही यह किया जाना चाहिए। दूसरा, नहीं, ऐसे परिचालन हैंडल करने की विशेषज्ञता सरकार के पास नहीं है। अब इसमें 3 तर्क हैं। तीसरा है हाँ, इस प्रकार आम जनता को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के चुंगल से छुटकारा मिल सकता है। अब दोस्तों या छुड़ाया जा सकता है। अब आप बताइए कि आप इसका आंसर क्या देते हैं?
बताइए दोस्तों, 20 सेकंड का समय, फटाफट कीजिए। इस बार 3 तर्क हैं आपके सामने। चलिए फ्रेंड्स, देख लें। क्या सरकार को देश भर की सभी प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी का अधिग्रहण कर लेना चाहिए? तो फ्रेंड्स, अगर सभी प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी, सब ले लेगी, तो अब आपके सामने तर्क हैं, देखते जाते हैं। हाँ, जैसे सरकार रेल चलाती है वैसे ही यह किया जाना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ऐसे में तो दोस्तों जो रोजगार मिल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि जितने आसानी से सामान अपन बोल रहे हैं रेल से आता जाता है या सरकार रेल चलाती है, तो फ्रेंड्स अभी रेल भी प्राइवेट हो चुकी है ना, आप लोग जैसे कि जानते हैं। अब इसके अलावा दूसरा ये है कि नहीं, ऐसे परिचालन हैंडल करने की विशेषज्ञता सरकार के पास नहीं है, ये तो गलत है। सरकार के पास हर चीज़ चलाने की पूरी विशेषज्ञता होती है दोस्तों, ठीक है। हर चीज़ प्राइवेट भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है। तीसरा, हाँ, इस प्रकार आम जनता को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के चुंगल से छुड़ाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि हमने ये चीज़ नहीं करनी है या नहीं करना चाहते, हम प्राइवेट चीज़ में बिल्कुल ही नहीं जाना चाहते, इसे चुंगल से छुड़ाना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं, है ना, तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, क्या IITS और IIMS जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाना चाहिए? तो तर्क है, इधर भी 3 तर्क है दोस्तों। पहला है, हाँ, विकसित देशों में ऐसे संस्थान गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जाते हैं। दूसरा, नहीं, सरकार को राष्ट्रीय हित में इन संस्थानों का नियंत्रण करना चाहिए। तीसरा, नहीं, ये संस्थान निर्बाध कार्य करने संबंधित नीति विषयक निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। तो अब आप बताइए, 20 सेकंड का समय है, आपका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए दोस्तों। पाँच सेकंड हो रहे फ्रेंड्स, फटाफट कीजिए। चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्या आंसर होगा। क्या IITS और IIM जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त कर देना चाहिए? यानी IIT और IIM की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पर, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें कि हाँ, विकसित देशों में, यहाँ पे विकसित देशों की बात की ही नहीं जा रही है, तो बात खत्म। दूसरा, नहीं, सरकार को राष्ट्रीय हित में इन संस्थानों का नियंत्रण करना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तीसरा, नहीं, ये संस्थान निर्बाध कार्य करने संबंधित नीति विषयक निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो ये ऐसा भी नहीं है, ये बिल्कुल सक्षम है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, तीनों ही तर्क गलत हैं। अगला सवाल है, आपके सामने कथन दिया हुआ है, क्या भारत में सांसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन के लिए किए जाने चाहिए? यानी एक ही दिन में जो संसद के चुनाव होते हैं दोस्तों, ये एक ही दिन में हो जाने चाहिए, ऐसा इनका कहना है,
पूरे देश में। तो इसमें लिखा हुआ है आपके, इसमें तर्क है, हाँ ऐसे चुनावों को हैंडल करने का यही एक तरीका है। दूसरा, हाँ इससे आयोग को एक ही दिन में चुनाव संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। तीसरा, नहीं कुछ अन्य देश अलग अलग दिनों में ऐसे चुनाव करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बताइए आप कि आपका तर्क क्या होता इनमें। 20 सेकंड का समय, फटाफट बताइए। चलिए दोस्तों, तो इसका अपन लोग अब आंसर देख लेते हैं। क्या भारत में संसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन में किए जाने चाहिए? तो पहला है हाँ, ऐसे चुनाव को हैंडल करने का यही एक तरीका है। तो गलत दोस्तों, इतने बड़े देश में, यहाँ भारत देश की बात हो रही है दोस्तों, इतने बड़े देश में एक ही दिन में इतना भारी चुनाव करवाना फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर भारत में ये चीज़ नहीं हो सकती है, ये बहुत मुश्किल कार्य है। तो पहला वाला तो नहीं हो सकता। दूसरा, हाँ इससे आयोग को एक दिन में चुनावी संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। तो ये तो गलत है दोस्तों, एक दिन में तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े देश का चुनावी हाल आप एक दिन में तो नहीं तय कर सकते, ठीक है। तीसरा, नहीं कुछ अन्य देश अलग अलग दिनों में ऐसे चुनाव करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ भारत की बात की गई है, ना कि अन्य देश से कंपैरिजन की बात की गई है हमारे देश की, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपका नहीं हो सकता। सभी देश की अपनी एक नीति होती है दोस्तों, है ना, उस नीति के अकॉर्डिंग उन्हें चलना होता है। तो ये तीनों ही गलत हो गए। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कमेंट बॉक्स में ये भी आप बता सकते हैं कि अगर आपको चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो तैयार करें, तो फ्रेंड्स आप कमेंट्स बॉक्स में वो उस टॉपिक का टॉपिक छोड़ सकते हैं। हम आपके लिए जल्द से जल्द वो वीडियो तैयार कर देंगे। जिस भी बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि वीडियो और वैकेंसीज़ की जानकारी सीधे आपके मोबाइल तक मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री महाकाल, थैंक यू।